जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स में वेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे बच्चों के लिए उपयोगी है जो कि किसी स्टेट बोर्ड में है, चाहे झारखंड बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो या तो सीबीएसई बोर्ड में हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखने से पहले वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे और तब जाके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं यह आपको बता दूं कि यह आपका हिट गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व किया जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर में इस बेसिक फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप जान रहे होंगे कि वेक्टर जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड, ये डेफिनेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। डायरेक्शन आपका दोनों चीज़ होता है। लेकिन अगर यह स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। ये चीज़ को आप जान रहे हैं। और किसी भी वेक्टर को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है और P जो कि x y z कोई पॉइंट है, यह ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस पे है। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है या 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये चीज़ जो है आपका मैग्नीट्यूड को दिखाता है, माफ़ करेंगे, ये चीज़ जो है आपका किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की स्थिति में एक्स एक्सिस जो है आई यूनिट वेक्टर के लिए, आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे यूनिट वेक्टर, और यह जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से कैप से भी डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ आई जे और के पर अगर एरो लगा हुआ है तो इसको हम यूनिट वेक्टर समझ सकते हैं, और आई पर कैप भी अगर डाला हुआ है तो भी इसको यूनिट वेक्टर समझ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी जैसे ए है, बी है और सी है, इस पर अगर वेक्टर का निशान लगा हुआ है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे। अगर ए पर कैप लग जाए, बी पर कैप लग जाए, सी पर कैप लग जाए तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर आप लोग जान ही रहे हैं, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड जो है आपका क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओपी वेक्टर लिखेंगे। ये ओपी वेक्टर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा पहले भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो ऑलरेडी वेक्टर पर बुक RS अग्रवाल से सॉल्व किया हुआ है, आप जाके इस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर और फिर जेड के यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग जान गए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, और वेक्टर और स्केलर आपका क्या होता है। इसमें आप एक चीज़ और याद रखिए, ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर जो है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, है ना। जब वेक्टर पढ़ रहे होंगे, कोई वेक्टर ए हो और इसका जो है आपका टेल और हेड, ये हेड कहलाता है, और इसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर का टेल, और इस तरह से कोई वेक्टर बी हो आपका, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है हम लोग जान रहे हैं कि ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी का मान क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, एंगल पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये चीज़ जो है आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसके बाद अगर बात आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ये जो है आपका एडिशन का ही रूल है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं एडिशन में, अगर कोई वेक्टर ए दिया गया है आपका 4i + 2j - 4k, और इस तरह से, और बी कोई वेक्टर आपका दिया गया है 7i यूनिट वेक्टर + 2k यूनिट वेक्टर,
जे इससे लापता है, तो इसका प्लस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेम डायरेक्शन वाले टर्म को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे यह एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई यूनिट वेक्टर है इसके साथ, यह भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, यह भी इसके भी साथ आई यूनिट वेक्टर है, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 7 4 11 हो गया, 11 यूनिट आई यूनिट वेक्टर अब प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर तो इसमें है नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं +2k है और -4k है, तो यह -2k यूनिट वेक्टर आपका बच जाता है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल, जिस तरह से ऐड किए उस तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, तो यह मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर का दो तरह से होता है। एक को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट किया जाता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट है तो इसके बीच डॉट रहेगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो है क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके बीच में इस तरह से क्रॉस लगा रहेगा। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। अब यदि आपका डॉट प्रोडक्ट कहा जाए तो इसका डेफिनेशन है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उसके बाद इसके साथ कॉस थीटा होता है। चूँकि वेक्टर ए है आपका और ये कोई वेक्टर आपका बी है, इसके बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा ही, और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ये एंगल पे डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट। और यह जब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो यह जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, ये क्वांटिटी आपका स्केलर है, अब ये वेक्टर नहीं रह जाता है। इसके बाद अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो यहाँ पर आपका ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड और इसके साथ साइन थीटा आता है और इसके साथ एन यूनिट वेक्टर आ जाता है। जैसे कि आपका कोई वेक्टर ए हो, कोई वेक्टर आपका बी हो, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी जो होता है इसके लंबवत होता है, यानी कि यह एन यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन हो गया और ये दोनों पर जो है परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ कि अगर ए वेक्टर जो है A1 आई यूनिट वेक्टर, A2 जे यूनिट वेक्टर प्लस A3 के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो, और बी जो है आपका B1 आई यूनिट वेक्टर प्लस B2 जे यूनिट वेक्टर प्लस B3 के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो, इस तरह से हो। अब यहाँ पर A डॉट बी आपको निकालना है। अगर आपका इस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे वेक्टर, तो आपको याद होगा कि इसको हम A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और वेक्टर का प्लेलिस्ट खोल के आप वहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपका बताया गया है। अगर हमारा A क्रॉस B हमको निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसका जो आपका वैल्यू है A1 A2 और A3 B1 B2 और B3, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपको मिलता है यही A क्रॉस B हो जाता है। तो याद रखना है, ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनांट में रिप्रेजेंट करते हैं। और यह डिटर्मिनांट का वैल्यू आप लोग निकालने के लिए अभी तक तो सीख ही गए होंगे, क्योंकि क्लास 12 में डिटर्मिनांट आप लोग बहुत बना चुके हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिस चीज़ में, तो वो है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर।
तो डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक्चुअली इसको समझने से पहले आप एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आई यूनिट वेक्टर हो गया, ये आपका जे यूनिट वेक्टर और ये आपका के यूनिट वेक्टर हो गया, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल जो है आपका 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री, यानी कि आई एंड जे के बीच का जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम लोग आई और आई के बीच का एंगल लें, ये वेक्टर आई है और यहीं पर आई भी है, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो है आपका 0 डिग्री। जे और जे के बीच का एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो या ये आप समझ गए होंगे अब, के वेक्टर एंड के वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप जान रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ कर दें तो हम क्या देखते हैं कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ कॉस थीटा आता है। तो इस आई और आई के बीच का एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये 1 आता है। जहाँ भी आपको आई डॉट आई मिले या जे डॉट जे मिले या नहीं तो के डॉट आपका के मिले, तो इस सभी का मान जो होता है आपका 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये फॉर्मूला के तरह आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ कॉस 90 डिग्री हो गया आपका। आई और जे के बीच का एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री ही आएगा। चाहे आप क्या कहते हैं जे का डॉट प्रोडक्ट के से कर दीजिए, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, देख सकते हैं जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और उसके बाद अगर आई वेक्टर और डॉट के वेक्टर कर देते हैं तो इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। और हम लोग जान रहे हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा अनलाइक यूनिट वेक्टर है, अनलाइक यूनिट वेक्टर कहने का मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर है, तो उस स्थिति में इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसको जानेंगे और फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम आई के साथ कर दें तो आई का मैग्नीट्यूड और जे, फिर आई का मैग्नीट्यूड, अब फिर उसके बाद साइन थीटा, अब फिर उसके बाद आई वेक्टर के परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर लेते हैं हम लोग, और ये एन यूनिट वेक्टर जो होता है आई पर और आई पर परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद थीटा के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर एन जो होगा, आई और आई का परपेंडिकुलर कौन है, तो ये आई और आई का परपेंडिकुलर के भी है आपका और जे भी है। तो यहाँ पर आपका आई का वैल्यू 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ आई का मैग्नीट्यूड 1 और यहाँ पर साइन थीटा रखने दीजिए, और एन के जगह पर आपका जे या नहीं तो के यूनिट वेक्टर आपका, दोनों में से कोई एक आ सकता है क्योंकि दोनों यह जो है आई के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि साइन 0 डिग्री होने से, ध्यान दीजिए, चूँकि आई और आई के बीच का एंगल क्या है हमारा, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने के चलते ये सारा कहानी ख़त्म हो गया, सब 0 हो गया। तो इसीलिए आई क्रॉस आई हो अथवा जे क्रॉस जे हो अथवा के क्रॉस के वेक्टर हो, तो इस सब का प्रोडक्ट जो होता है आपका 0 ही होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके बाद इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
आई और जे पर कौन है परपेंडिकुलर, तो आई और जे पर परपेंडिकुलर है के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, साइन 90 का भी वैल्यू 1, और यह के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर के यूनिट वेक्टर आपका आ गया, यानी कि आई क्रॉस जे अगर करते हैं यूनिट वेक्टर तो यह के यूनिट वेक्टर होता है। आप दोनों साइन में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। के पर हम एरो भी डाल सकते हैं, के पर हम कैप भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऐसा करें कि जे क्रॉस आई कर दें तो यही यूनिट वेक्टर माइनस के हो जाता है। उसके बाद जे क्रॉस के करते हैं तो यह आई यूनिट वेक्टर होता है। अगर के क्रॉस जे करते हैं यूनिट वेक्टर तो यह माइनस आई यूनिट वेक्टर होता है। उसके बाद आई के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर के साथ किया जाए तो यह जे यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ याद रखिए आई जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। अगर हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हमेशा प्लस होता है। तो ध्यान दीजिए के बाद हमारा क्या आया, आई आया। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जे बच गया, तो जे यूनिट वेक्टर आता है। अगर आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर के साथ करें तो आई के बाद जब के तक पहुंचते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो यह माइनस जे यूनिट वेक्टर आता है। तो अगर आपका इतना जानकारी है तो समझ लीजिए आपका 70% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब बुक पर। तो बुक में हमारा जैसा कि देख रहे हैं कि यही सब प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसमें से हम पहला नंबर लेते हैं कि ये पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर इसका निकालना है आपको। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो 4, 5 और 6 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4i प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये सही ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2i माइनस 3j प्लस के यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड की चर्चा हम नहीं किए हैं, तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आसान है ही, आप लोग जान ही रहे होंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 ये आपका रूट अंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये बी आपका सही आंसर मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ए वेक्टर दिया गया है कितना, आई प्लस 2j दिया गया है। बी वेक्टर जो दिया गया है आपका 2i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर, और सी वेक्टर जो दिया गया है, नहीं, ए प्लस बी निकालना है आपको, ए प्लस बी निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यह आपका 3i यूनिट वेक्टर और जे को ऐड करेंगे तो 3j यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 3√2 आ जाएगा आंसर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3√2 हमको सी में देखने को मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यही आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। इसमें 4 में दिया गया कि भैया ये 2i यूनिट वेक्टर और डॉट 3j यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो 2 इंटू 3 तो हम एक जगह कर देंगे और i का डॉट प्रोडक्ट j के साथ हो जाएगा। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि i और डॉट प्रोडक्ट j अगर अनलाइक हो, अलग अलग हो, तो इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो 3 इंटू 6 इंटू 0 इक्वल टू आपका यह 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। ऐसा चीज़ जो है हम अभी तुरंत आपको दिखाए हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए
कि आई जे इस तरह का रहे तो आई जे रहे या जे के रहे, आई के रहे, तो डॉट प्रोडक्ट अनलाइक वेक्टर का जब भी होता है तो वो 0 के बराबर होता है। अनलाइक वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट सिर्फ जो है 1 के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर आपका दिया गया है। तो सिंपल है, आई लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको जे लिख लीजिए वेक्टर, अब फिर के लिख लीजिए। अब यहाँ जे के, तो जे के बाद हम लोग के देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब एंटी क्लॉक का मतलब हो गया कि 9 यहाँ बजता है, यहाँ 8 बजता है, यहाँ 7 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 5। तो ये हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आई जे से के तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तब हम लोग आई यूनिट वेक्टर यहाँ देख रहे हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा है क्या कि ए डॉट बी है आपका, तो इसको हम लोग बी डॉट ए भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है आपका कम्यूटेटिव होता है। तो बी में ए डॉट बी अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो, बी डॉट ए भी अगर लिखते हैं तो इसके बीच कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, उसके आधार पर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ए बी कॉस थीटा यहाँ लिखते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर सब तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ऐसे रहे या वैसे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए बी रहे या बी ए रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये दोनों बराबर बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ हुआ, अब फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आपका बी वेक्टर के साथ हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब ए और ए के बीच का एंगल क्या हो गया आपका, 0 डिग्री हुआ। तो 0 डिग्री जब हुआ तो हमारे पास जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर साइन 0 डिग्री आ जाएगा। और साइन 0 डिग्री आने से क्या हो जाता है ना, कि ये सारा चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान जो होता है आपका 0 होता है। तो इसीलिए सी में 7 के सी में हम 7 का सी नंबर जो है 0 दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर में देखिए कि आई के साथ संभवतः जे का डॉट प्रोडक्ट है, जिसका वैल्यू निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है के वेक्टर के साथ आपका दिया गया है। तो लाइक अगर जो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो के और के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और इसका के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड इसके साथ आता है साइन 0 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ ए और बी पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो आपका पैरेलल है ना, तो इसका मतलब इस दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। अब फिर क्या कहता है, क्या ए और क्रॉस बी जो है क्या बराबर होंगे, ये दोनों क्या, इससे ये हमको मिल सकता है। तो ये मिलेगा हमको, इसका जो मान मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा, 0। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमारा क्या आता है, साइन थीटा आता है इसके साथ। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, जिसका मान 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बड़ी आसान है। इसमें आपका क्या है, जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो है किसके साथ, आई के साथ है। तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया आई लिखना है, जे लिखना है और के लिखना है। और अगर यह जे के बाद आई है तो जे के बाद आई है, तो यह क्लॉकवाइज हो गया। जे के बाद आई है, जे के बाद आई है तो क्लॉकवाइज। ये जो के आएगा आपका
तो यह माइनस में आ जाएगा। तो जहाँ पर माइनस के होगा उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखिए a प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है a माइनस बी वेक्टर है आपका, है ना। तो यहाँ पर जो है सिंपल हम लोग रूल यूज कर सकते हैं कि यह जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी, माफ करेंगे, इसको जो हम लोग लिखेंगे ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, है ना, इस तरह से लिखेंगे। फिर बी का डॉट प्रोडक्ट जो है किसके साथ, ए के साथ। अब फिर उसके बाद माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। अब ए डॉट ए अगर रहे तो सिंपल इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। और हम लोग जान रहे हैं कि ए डॉट बी वेक्टर रहे या बी डॉट ए वेक्टर रहे, दोनों तो आपका बराबर ही होता है। अब बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हो जाए तो इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया गया है 3j यूनिट वेक्टर, है ना, 3j यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2k यूनिट वेक्टर के साथ। तो 3 इंटू 2 तो लिख देंगे, और j डॉट k जैसे लिखेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 का प्रोडक्ट हो गया 0 के साथ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में कहता है क्या, बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश। तो भैया एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश करने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं एक्स आई यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस है तो एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर हम लोग लिख देते हैं। और ये चीज़ हमको डी में मिल रहा है देखने के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसका जो कोफिशिएंट है -1 है कोफिशिएंट, और यहाँ j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 2 है, और उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। तो सबका स्क्वायर भी लिखते चले जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका रूट अंडर 14 हो गया। तो रूट अंडर 14 हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, डी में मिल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, और इसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।